हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो अब आप लोगों को वैसे क्वेश्चंस को पढ़ना है जो डायरेक्ट परीक्षा में आए। तो आज आप लोगों के लिए मैथ्स का वैसा ही क्वेश्चंस चुन करके लाए हैं जिसे आप पढ़ लेंगे तो परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मैथ्स में बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बाबू, आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज का क्लास आप सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेबिया है। मैथमेटिक्स का क्लास है, गणित का क्लास है, जिसमें गेस क्वेश्चन बताने वाले गेस वैसा क्वेश्चन जो परीक्षा में फिक्स है कि आएंगे। और 18 फरवरी का जो आपका एग्जाम होगा उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस क्लास में बताएंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और बाकी इस क्लास को हर एक क्वेश्चंस को अंत तक देख करके सीख जरूर लीजिएगा। एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन है, कभी हार मत मानो, ठीक है ना। अभी जो आपके पास समय बचे हैं इसमें भी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, इसलिए हार बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है, ठीक है ना। कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश कब कामयाब हो जाएगी अब आप ये नहीं जानते, इसलिए अभी भी समय है, अभी भी आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, हार मत मानना है। तो आइए बाबू, आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट किया जाए। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एक आपके पास बाबू समांतर श्रेणी दिया गया और इसका पदांतर बताना है। तो पदांतर का मतलब क्या होता है सर? तो पदांतर का मतलब होता है सारवंतर, और सारवंतर को इंग्लिश में डी बोला जाता है, डी। तो डी निकालने के लिए क्या सर? एकदम सिंपल है, कहीं से भी दो पद लेंगे और a2 - a1 करेंगे बाबू। a2 - a1 अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो 17 में 13 घटा देंगे। 17 माइनस में 13 जो कि हो जाएगा 4। बताइए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो सेकेंडों में बना देंगे ना। और ऐसे प्रश्न फिक्स है कि एग्जाम्स में आते हैं तो आपको अच्छे से बना देना है। नेक्स्ट पढ़ाएंगे अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक बिंदु दिया गया और यह किस चतुर्थांश में स्थित है ये आपको बताना है। और इस तरह के प्रश्न भी फिक्स है कि परीक्षा में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से समझ लीजिए, हमारे पास एक एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपको चिन्ह बताने में कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ पर प्लस में होता है, जैसे 1 2 3 हम मान सकते हैं, ये भी प्लस में होता है, ठीक है ना। और ये माइनस में और ये भी माइनस में, ओके। और ये 0 होता है। अब अगर आपसे पूछे प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह, तो ये सर जी एक्स अक्ष पर प्लस और वाई अक्ष पर प्लस 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 होता है। और द्वितीय में तो सर जी एक्स अक्ष पर माइनस है और वाई अक्ष पर प्लस, ओके। तृतीय में दोनों में माइनस है, मतलब माइनस माइनस। और चतुर्थ में सर जी एक्स अक्ष पर प्लस है और वाई अक्ष पर माइनस, ओके, प्लस माइनस। अब क्लियर है? अगर इस चीज़ को याद रखिएगा तो आप लोग बिल्कुल ना कंफ्यूज होइएगा, हर एक क्वेश्चन को सही बना करके आइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले माइनस फिर बाद में प्लस। तो माइनस और प्लस सर द्वितीय चतुर्थांश में, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। फिक्स है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से इसका कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? x निर्देशांक। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहला जाए। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रह सकता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रश्न बाबू फिक्स है, आपके एग्जाम्स में आएंगे। वैसे ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे ना, जिसे आप पढ़ लेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप गर्दा उड़ा करके आइएगा सही में। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम जितना भी पढ़ा रहे हैं ओनली 10 दिन हमारे साथ पढ़िए ना रेगुलर, ऐसा तैयारी करवा देंगे कि यकीन मानिए आप परीक्षा में हर एक क्वेश्चन को गर्दा उड़ा करके आइएगा और हर एक क्वेश्चन बना करके आइएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी सभी क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी दिया गया है, तो इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक सर जी होता है x1 प्लस में x2। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, y1 प्लस में y2 बट्टा में 2। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 + 4 करेंगे, 2 + 4 बट्टा में 2, -4 है और फिर -2, तो -4 - 2 बट्टा में 2। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 4 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा बट्टा में 2, और ये माइनस में 6 बट्टा में 2। देखिए अगर हम किसको कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये -3, मतलब 3 - 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पहले 3 आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी गलती आप लोग कर सकते हैं। पहले 3 उसके बाद -3, ना कि डी को लॉक कर दीजिएगा, है ना। ऐसे भी आप लोग गलती कर सकते हैं। इस चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 पर आएगा क्वेश्चन नंबर 5। सब्जेक्टिव भी इस क्लास में बताएंगे, ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, फिर वही बात, प्लस में है, कोई परेशानी नहीं, सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 को 6 से जोड़ेंगे सर जी 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग लगा देंगे, सिंपल। फिर 5 को 5 से जोड़ेंगे, ये भी 10 आ जाएगा, इसमें 2 भी से भाग लगा देंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन? सर जी 5 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। क्वेश्चन 6, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? तो सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ बाबू 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 7, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? फिक्स है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में फिक्स है, पूछा जाएगा। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? रूट 64 सर जी 8 हो जाएगा, परिमेय ये बन गया। 9 का वर्गमूल सर जी 3 निकल जाएगा, ये भी परिमेय हो गया। रूट 1 का 1 प्लस में 25 का 5 ये हो जाएगा, 5 1 6 ये भी परिमेय हो गया। बचा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सर जी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सिंपल सा था। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और जिस भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 होगा, ठीक है, तो वह शांत हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को चेक करेंगे तो 39/243 है सर, 39/243। तो 243 की बात करें तो इसमें 2 और 5 कभी नहीं आने वाला, तो इसलिए ये अशांत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। नौ पर ध्यान दीजिएगा, जब एपी के प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3, तो एपी के 3 पद होंगे। प्रथम पद सर जी ए दिया गया है 2 और सार्वंतर 3 दिया गया है। प्रथम 3 पद, एक पद है, 2 पद और निकालेंगे, मतलब A2 और A3 निकालना है। तो सिंपल सा है ना, A2 निकालेंगे सर जी, लिखेंगे A + D, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + में 3 बराबर में 5। अब आपको बताना है A3, तो A3 बराबर हो जाएगा A + 2D। ए का वैल्यू 2 इंटू में डी करेंगे, 2 तिया 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 2 8, तो 2 5 8, ऑप्शन नंबर बी। तो इस एपी के प्रथम 3 पद 2 5 8 ये हो जाएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर आएंगे, अगला प्रश्न क्वेश्चन 10 पर ध्यान दीजिएगा। 10, एपी इतना का सार्वंतर होगा। 2016 की परीक्षा में पूछा गया मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, सार्वंतर वाला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, है ना। सार्वंतर बताना है सर जी, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1 सेकंड में उड़ा देना है इसको। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 11 पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 त्रिकोणमिति चैप्टर से है और सबसे ज़्यादा प्रश्न आर्ट्स चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, तो इसके प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से संजीव सर के साथ सीख लेना है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और भी इसी तरह के सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, पढ़े वही जो परीक्षा में छपे, इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़िएगा। यकीन मानिए आप बहुत ही बेहतर कम समय में कर सकते हैं। बाकी ये डिपेंड आप पर करता है कि आप बेहतर करना चाहते हैं या फिर अपने टाइम जो बचा है उसको भी इधर उधर घूमने में बर्बाद करना चाहते हैं। तो मोस्ट वीवीआई है, आपको बताना है 2 × 1 - sin² ए बट्टा में cos² है। तो 2 × में 1 - sin² एक बदले फॉर्मूला हो जाएगा cos² ए, अब बट्टा में cos² ए है, ठीक है ना बाबू जी सर। cos² ए से cos² ए गया, बचा हमारे पास 2, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 पर ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन सांख्यिकी चैप्टर से ये क्वेश्चन है, और ये प्रश्न फिक्स है कि बहुलक बताने वाले प्रश्न परीक्षा में फिक्स है, पूछे जाएंगे। सीख लीजिए ना। एक आंकड़ा दिया गया है और इसका बहुलक बताना है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? जो आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आया है, जो संख्या आंकड़े में सबसे ज़्यादा आया है वही उस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा। सिंपल सा था जी सर। तो यहाँ पर देखिए ना, 7 सर जी 3 बार आया है, तो 7 को लॉक किया जाए, 7 इज बहुलक। 7 क्या है? बहुलक है सर। 15 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 13 का आपको मिलान चिन्ह बताना है। 13 का मिलान चिन्ह 2021 में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 13 सर जी 1 2 3 4 ये 5 हो गया, 1 2 3 4 ये 5 हो गया, अब 1 2 3 5 5 10 5 5 10 और 3 13, कितना हो गया? यही तो हो जाएगा सर 13। 5 5 10 3 13, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लॉक कर दें, किसको? यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में डिसमिस था, बाकी ये मिलान चिन्ह इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, जो भी बोला जाए एकदम अच्छे से और तुरंत बना देना है, ऐसे एकदम सिंपल सा था। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, किसी वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा के मध्यापन को क्या कहते हैं?
किसी वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के मध्य पान को क्या कहते हैं? तो वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति सप्ताह में इतना घंटे काम करता है तो इसका माध्य घंटे में होगा। एक कोई व्यक्ति है, ठीक है ना बाबू, और सप्ताह में ये कुछ सभी दिनों में इतने इतने घंटे वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो इसका माध्य बताना है। सिंपल है बाबू, सभी को जोड़ दीजिए। सर कितना है? 10 है, प्लस में 7 है, प्लस में 13, प्लस 20, प्लस में 15, ठीक है ना। क्या निकालना है हम लोग को? सर जी माध्य निकाल दें, लिख देंगे। ओके, अब गिन लीजिए ना, क्या गो है? 1 2 3 4 5, 5 लगा देंगे नीचे में, ठीक है ना। सभी को जोड़ करके गिन लेंगे कितना है? सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा में सभी प्रेक्षणों का संख्या, लगाइए भाग। देखिए 10 7 17 हो जाएगा सर, 17 13 30, 30 20 50 और 50 15 हो जाएगा। 50 15 सर जी 65 हो जाएगा। 65 में 5 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 13। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आंकड़ा दिया गया है, इसका बहुलक बताना है। 2020 में पूछा गया और 2025 में भी पूछा जाएगा। इसको बाबू अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और सीख लीजिए। बहुलक पूछा जा रहा है सर, बहुलक। देखिए ना, जो सबसे ज़्यादा बार आया है 2 2 2, तो 2 ना सबसे ज़्यादा बार आया है। जी सर, तो ऑप्शन नंबर ए सही। 19 पर ध्यान दीजिए। माध्य x माध्यिका y है और बहुलक z के बीच संबंध है ना। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या है? तो कितना होता है बाबू? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य, माइनस 2 माध्य। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए। बहुलक कितना दिया गया? बहुलक सर जी, बहुलक को z मानिए, z बराबर में 3 माध्यक हो जाएगा y, फिर माइनस में माध्य, माध्य हो जाएगा x, ठीक है। अब तो सिंपल है। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व कीजिए, अब सभी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए ऑप्शन ए को चेक करें, क्या है? x माइनस जेड बराबर में 3 इंटू में x माइनस वाई। इसको जब सॉल्व करेंगे बाबू तो x माइनस जेड बराबर ये हो जाएगा 3x माइनस में 3y, ठीक है। तो ये सभी को इधर लाइए, तो x माइनस 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा बराबर में z हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस 2x प्लस में 3y बराबर में यहाँ पर 2x होगा, ठीक है। 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, ये फिर 2 हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। सिंपल सा था ना। 2 इंटू में माध्य x है तो 2x हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बराबर में z, 3y बराबर सर जी लिख सकते हैं इसको z प्लस 2x, 3y बराबर z प्लस 2x। तो यहाँ पर भी यही ना है, बताइए 3y बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर भी 3y बराबर लिख सकते हैं z प्लस में 2x, ठीक है। दोनों चीज़ इक्वल है, यहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ पर भी ये आ चुका है। 3y बराबर में z प्लस 2x, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संबंध है, ऑप्शन नंबर ए। नंबर क्वेश्चंस को आप लोगों को ऐसे बनाना है। आइए बाबू 20 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिए। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य बताना है। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है? प्राकृतिक संख्या बाबू सर जी 1 से शुरू होता है। 3 लेना है तो 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा में संख्या 3 है। 2 1 3 3 6 बट्टा में 3 जो कि हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? तो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य सर जी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, यदि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो इनके परिमाप का अनुपात बताना है। 2020 में पूछा गया। तो जब भी परिमाप का अनुपात पूछा जाए तो जो संगत भुजा का अनुपात है वही उसके परिमाप का अनुपात हो जाएगा, मतलब 3:4 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता है, क्षेत्रफल का, तो सिंपल सा जो संगत भुजा का अनुपात दिया गया है उसका वर्ग का अनुपात हो जाता है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 अनुपात में 4 का अनुपात 16, मतलब 9:16 के अनुपात में इसका क्षेत्रफल हो जाता। परिमाप जो संगत भुजा का अनुपात है वही हो जाएगा। इस दोनों में से एक प्रश्न परीक्षा में फिक्स है, पूछा जाएगा, रट लीजिएगा बाबू। नेक्स्ट, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? तो सभी वर्ग सर जी समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। नेक्स्ट पढ़ाएंगे अगला प्रश्न। ये प्रश्न बाबू आपके 6.1 एक्सरसाइज का है त्रिभुज चैप्टर से, और इस दोनों में से एक प्रश्न परीक्षा में रहेगा। बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, आपको बताना है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं और सभी वर्ग भी समरूप होता है। ये दोनों याद रखिएगा। 1 नंबर यहाँ से कंप्लीट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 पर ध्यान दीजिए। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, ओके, एवं क्षेत्रफल ABC का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात क्या बताए थे? ABC का क्षेत्रफल 36 है तो ये हो जाएगा 6, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, और 49 का वर्गमूल सर जी 7 हो जाएगा, मतलब 6:7 के अनुपात में इसका संगत भुजा होगा इस त्रिभुज का।
सिंपल सा था, इसको सीख लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है ना। तो घन का विकर्ण होता है सर जी √3 गुने किनारा या फिर भुजा, ए भी मान सकते हैं, ए मान लीजिए, या फिर एल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए मान लीजिए, ओके, बराबर में 6√3। इसका विकर्ण का लंबाई पहले से दिया गया है, √3 से √3 गया मतलब भुजा या फिर किनारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर जी 6L², तो 6 गुने एल मान लीजिए 6 है और इंटू में 6 मतलब 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 26 पर ध्यान दीजिएगा। 26, यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा गया, एकदम मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल सर जी πr/l दिया गया है। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? ये सर जी πr/l होता है और इसका क्षेत्रफल पहले से दिया गया है 880। ध्यान दीजिएगा बाबू, पाई का वैल्यू होता है सर 22/7 इंटू में त्रिज्या हो जाएगा 14 इंटू में एल बराबर में हो जाएगा 880। ठीक है ना, 7 दूना 14 तो 22 दूना 44, तो एल बराबर हो जाएगा 880/44। 44 से जिसमें जब इसमें भाग लगाएं तो 2 मतलब 20 आ जाएगा। तिर्यक ऊंचाई की तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा सर जी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये हर एक क्वेश्चंस चुन करके और गेस करके लाए हैं। अगर यकीन मानिए आप इस सभी प्रश्नों को सीख लेते हैं, बना लेते हैं अच्छे से, परीक्षा में आप हर एक क्वेश्चंस को बना करके आइएगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के सेशन के एक भी प्रश्न को मिस ना करिएगा और हम जितने भी वीडियोज़ लाएंगे आप सभी के लिए, हर एक वीडियोज़ को देख करके क्वेश्चंस को बना लीजिए ना। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो परीक्षा में आएगा नहीं। नेक्स्ट, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6L²। ओके, नेक्स्ट पढ़ाएंगे। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया गया, लंबाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव ही है बाबू, ठीक है ना। चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई मान लीजिए h है 6 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण बताना है। विकर्ण 2021 में पूछा गया। विकर्ण क्या होता है? तो √100 में होता है सर जी L² + B² + H²। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ओके, तो यहाँ पर L का स्क्वायर सर जी 10 का स्क्वायर करेंगे 100, B का स्क्वायर 64 है 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 200। ओके, तो 200 को क्या लिख सकते हैं? 10√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10√2 सेंटीमीटर। 200 को क्या लिख सकते हैं सर जी? 10√2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 29, एक समांतर श्रेणी दिया गया और इसका सारवंतर बताना है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएंगे, या तो भिन्न में रहेंगे, है ना, एपी के पद भिन्न में रहेंगे, माइनस में रहेंगे, तब आपको पदांतर निकालने को एग्जाम्स में मिलेगा, तो आप लोग गलती कर सकते हैं। इसलिए इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना इस क्वेश्चंस के, सभी टाइप के क्वेश्चंस को, कि एक एक क्वेश्चन सही से बना दीजिएगा। ओके, सारवंतर बताना है सर जी d बराबर -4 -4। ओह, बहुत सिंपल है, ये तो -4 हो जाएगा। हम सोचे थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन ये सिंपल सा था। ऑप्शन सी करेक्ट। 30 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। ये प्रश्न या फिर इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में रहेगा। समांतर श्रेणी आपके पास दिया गया है और इसका 10वां पद बताना है, मतलब a10 बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर जी a + 9d, a का मान 2 प्लस में 9 इंटू में d कितना हो जाएगा? d। 7 में से 2 घटाएंगे ना सर जी तो 5 हो जाएगा, तो 2 प्लस में 9 × 5 = 45, 45 2 47 हो जाएगा। इस 30 को बना लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में इस 30 में से नहीं कुछ तो 10 से 12 20 मिनट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, ताकि आप 1 घंटा में 50 क्वेश्चंस को बना ले और OMR शीट में भर लें। तो इसलिए प्रैक्टिस को ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग सब्जेक्टिव को देखते हैं बाबू, बहुत ही VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आप लोग के बीच मैथ का VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तुरंत बताने वाले, ओनली VVS क्वेश्चन, ठीक है ना। पढ़े वही जो परीक्षा में छपे, पढ़े वही जो परीक्षा में आए। और ये कहाँ पर मिलेगा सर जी ये प्रश्न? तो संजीव सर के साथ संजीव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन जुड़िए, ओनली 10 दिन पढ़िए हमारे साथ, बेहतर से बेहतर होगा। ओके, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा VVS क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 126 और 156 का HCF और LCM बताना है। किसका? यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन या फिर हल लिख देंगे, या ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। 126 है सर और 156 है। ओके, दोनों का LCM निकालिए ना। 126 और 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालिए। तो 126 का सिंपल है ना, 126 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 से
6 दूना 12 63 हो जाएगा, 3 से 21 या 63 और 3 से 7 हो जाएगा। मतलब 126 को लिख सकते हैं सर 2 गुने में 3 गुने 3 गुने 7। अब इसी तरह 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 में 2 से लगाएंगे सर कितना हो जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 39 दूना 78, फिर 3 से 13। मतलब 156 को लिख सकते हैं सर जी 2 गुने 2 गुने में 3 गुने में 13। अब बनाइए ना, जो दोनों में कॉमन है वो हो जाएगा HCF 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 दोनों में है, मतलब HCF बताइए तो HCF हो जाएगा सर जी 2 गुने में 3 बराबर में 6। अब LCM पर ध्यान दीजिए, LCM क्या हो जाएगा, LCM तो जो दोनों में है पहले उसको लिख लेंगे, जो दोनों में कॉमन है पहले उसको लिख लीजिए, 2 और 3 है। फिर ध्यान दीजिएगा अब एक्स्ट्रा नंबर्स जितने भी बच रहे हैं उसको लिख लेंगे। ठीक है, जो दोनों में कॉमन हुआ उसको पहले लिख लीजिए, तो 2 और 3। अब उसके बाद जो भी बाद बाकी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको लिखिए, 3 हो जाएगा सर, इंटू में फिर 7 हो जाएगा, नीचे में 2 है और इंटू में 13 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, सिम 2 3 6 6 3 18 18 दूना 36 36 7 7 6 42, ओके 7 21 4 25 252 252 को 13 से करेंगे तो 13 दूना 26, 2 13 25 65 2 67 6 26 32। ठीक है, वो 3276 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, 2 मार्क वाले प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, बहुत ही सिंपल सा रहता है। तो थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चंस को अच्छे से बना सकते हैं और हर एक क्वेश्चन सही बना सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में एक बहुपद दिया गया है, उसमें आपको बताना है p इंटू 3 का मान और p माइनस 3 का मान दोनों बताना है। तो पहले px क्या दिया गया है, px दिया गया है सर जी 2x² प्लस में 3x माइनस में 5। तो इसमें सबसे पहले हम लोग p इंटू 3 निकालेंगे, p इंटू 3। इसका मतलब हुआ कि x के जगह पर हमको 3 रखना है, रखिए ना। 2 इंटू में हो जाएगा सर 3 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3 इंटू में 3, फिर माइनस में 5। तो 3 3 9 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर प्लस में 3 3 9 माइनस में 5, तो 18 9 27 और 27 में से 5 घटाएंगे ये हो जाएगा 22। p इंटू 3 का मान हो जाएगा 22। अब इसी तरह हम लोग p इंटू माइनस 3 निकालेंगे, तो सिंपल सा प्रोसेस यही रहेगा, बस x के जगह पर हम लोग -3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा बाबू 2 इंटू में -3 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3 गुने में -3 और फिर -5। सॉल्व कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 में, फिर -3 3 9, फिर -5। तो ये हो जाएगा 18 माइनस में 9 5 14 बराबर में 4 होगा सर जी। कितना हो जाएगा, p इंटू 3 का मान 22 और p इंटू -3 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, p इंटू -3 का वैल्यू 4। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना, और ये बाकी प्रश्न बाबू परीक्षा में पूछे गए ये प्रश्न है, इसलिए डोंट मिस दिस क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस को जरूर बनाइए लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन 3, द्विघात समीकरण दिया गया है आपके पास, एक द्विघात समीकरण दिया गया है और इसका विवेचक ज्ञात करना है। परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, विवेचक निकालने वाला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। सॉल्यूशन करेंगे, दिया गया है उसको लिखेंगे, 3√3x² है सर, फिर प्लस में 10x, फिर प्लस में √3। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपसे पूछे a का वैल्यू बताइए तो बाबू a का वैल्यू हो जाएगा 3√3, b का वैल्यू हो जाएगा 10 और c का मान हो जाएगा √3। ठीक है, ये चीज़ें लिख लेंगे तो आपको बेहतर रहेगा, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहिएगा। अब आपसे विवेचक पूछा था, विवेचक d बराबर होता है सर जी b² माइनस में 4ac। b का मान बताइए सर जी, b का मान 10 है बाबू, फिर माइनस में 4ac, a का मान 3√3 है और c का मान √3। सॉल्व करिए ना, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा सर, फिर माइनस में √3 3 3 9 9 चौका 36 हो जाएगा, बराबर में 64 इसका आंसर हो जाएगा। इस द्विघात समीकरण का बाबू विवेचक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा सर जी। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, सीख लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चंस परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, तो प्लीज़ आपसे विद्यार्थी सभी प्रश्नों को अच्छे से जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन 4 पर फोकस कीजिए। इसका देखिए, क्वेश्चंस को बनाने से पहले हल लिख दीजिएगा तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, एक समांतर श्रेणी दिया गया है और इसका कौन सा पद -47 है ये आपको बताना। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे बाबू, ये क्वेश्चंस को वीवीआई कर लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएगा। सीखिए ना हमारे साथ। देखिए बाबू, एक एपी दिया गया है, एपी जो है हमारे पास ये है 18 है, 15(1/2 और ये 13 ... ये अनलिमिटेड जाएगा। तो सबसे पहले ए का वैल्यू, यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा सर जी 18। अब डी निकालेंगे हम लोग 67।
तो A2 माइनस A1 तो ये हो जाएगा 15 पूर्णांक 1/2 माइनस में 18। सॉल्व करिए, 15 दूना 30 और 30 एक 31/2 माइनस में 18। इसके बट्टा में 1 करेंगे सर, लघुत्तम निकालने पर ये 2 हो जाएगा। 31 माइनस में 18 दूना 36 जो कि हो जाएगा माइनस में 5/2। कितना हो जाएगा? माइनस में 5/2। अब देखिए यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है बाबू, आपसे पूछा जा रहा है तो कौन सा पद 47, तो हम लोग मान लेंगे an हमारे पास माइनस 47। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए। an का वैल्यू होता है, फार्मूला होता है सर जी a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर में 47। a का वैल्यू बताइए, तो a का मान सर जी 18 निकाले हैं, लिख दीजिए, प्लस n माइनस 1 इंटू में d का मान सर जी माइनस में 5/2 निकाले। कितना निकाले हैं? माइनस में 5/2 बराबर में 47 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर an बराबर माइनस 47 है, ये चीज़ें हम भूल गए थे, ठीक है ना। an बराबर माइनस 47 होगा, किंतु में माइनस 5/2 बराबर क्या हो जाएगा? 18 को उधर भेजिए ना, ये हो जाएगा सर माइनस 47 और माइनस में 18। ओके, तो यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा बाबू तो n माइनस 1 इंटू में बराबर में ये हो जाएगा माइनस 65। कितना हो जाएगा? माइनस 65। और इसको जब बराबर की उस साइड भेजेंगे तो नीचे वाला ऊपर, मतलब 2 ऊपर और 5 नीचे में, बाकी माइनस रहेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 13 5 65। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा आंसर आ चुका है हमारे पास। यहाँ पर देखिए हमारे पास n माइनस 1 बराबर कितना आ चुका है? n माइनस 1 बराबर 13 दूना सर जी 26 आ चुका है। कितना आ चुका है? 26। तो n बराबर 26 प्लस 1 करेंगे तो n का मान 27 आ जाएगा। तो इस एपी का कौन सा पद 47 हो जाएगा? सर जी 27वां पद जो है इस एपी का माइनस 47 हो जाएगा, ठीक है ना। n का मान 27वां पद। ओके, तो लिख सकते हैं, अतः इस एपी का 27वां पद माइनस 47 हो जाएगा। सॉल्व करने पर आप पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से सॉल्व कीजिए। और इस प्रश्न को बाबू आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से सीख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा भेविया है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही ज़्यादा भेविया क्वेश्चन और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है। मोस्ट भेविया क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए है, तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। वृत्त का परिधि दिया गया, क्या दिया गया है? वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि कितना दिया गया है? वृत्त का परिधि सर जी 66 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। कितना होता है? 2πr बराबर में 66 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 गुने में 22/7 इंटू में त्रिज्या r हो जाएगा बराबर में 66। तो अगर यहाँ पर बात करें r बराबर, तो r बराबर हो जाएगा 66 गुने में कितना? ये 22/7 उधर जाके हो जाएगा 7/22 और यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 1/2। 2 से यहाँ पर भाग लगाएंगे तो कितना? 33 दूना 66, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 और 11 तिया 33। मतलब त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर सर जी 7 तिया 21/2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकल चुका है, अब क्षेत्रफल निकाल देंगे, एकदम सिंपल सा प्रोसेस। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, जिसके बदले फॉर्मूला होता है बाबू कितना? πr²। यहाँ पर बात करें पाई का वैल्यू, जिसका वैल्यू होता है 22/7 इंटू में r²। r है 21/2, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 21/2 गुने में 21/2। अब सॉल्व कर दीजिए, एकदम आंसर आपका आ चुका है। यहाँ पर 7 या 21 हो जाएगा सर, 2 से 11 दूना 22। अब यहाँ पर नहीं कटेगा, गुना कीजिए, यहाँ पर 21 तिया 63 हो जाएगा और 63 को जब 11 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33, 11 छक 66 और 3 हो जाएगा 69, मतलब 693/2। ये आ जाएगा आपके पास गुना। अब इसको भाग लगा करके बाबू पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिख सकते हैं 2 तिया 6, 2 चौका 8, 1 3, 2 6 12.5। मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को मैथ्स के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए, और अगर आप इस पूरा क्वेश्चंस को सीख लेते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस सभी क्वेश्चंस को अच्छे से बना लीजिएगा, और भी इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल संजीव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और वैसे क्वेश्चंस जो परीक्षा में आएंगे और इसी तरह के प्रश्न पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़े। बहुत ही कम समय आपके पास बचे हैं, तो इसलिए हमारे साथ जुड़ करके आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और